बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं और हम उन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव भी करेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे। हम लोग इस वीडियो के बाद हम पार्ट वाइज में उनको डिस्कस भी करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस। Terms associated with motion can be related and calculated from equations called equations of motion। अब इस तरह की इक्वेशंस के जिनसे हम मोशन की जितनी भी एसोसिएटेड टर्म्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकें, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। टर्म एसोसिएटेड हम पढ़ चुके हैं, जैसे किसी भी मोशन के साथ क्या क्या चीज़ें जो है वो वाबस्ता हो सकती हैं, क्या क्या टर्म्स जो है वो वाबस्ता होती हैं। फर्स्ट वन वी हैव स्टडीड डिस्टेंस, के डिस्टेंस जो है वो रिलेट होता है किसी भी बॉडी के मोशन के साथ। और उसके बाद हमने स्टडी किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट भी वाबस्ता होता है, डिस्प्लेसमेंट भी रिलेट होता है इसके साथ। और इसी तरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और टाइम, ये सारी चीज़ें जो है वो टर्म ऑफ मोशन कहलाती हैं या टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन होती हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस के जिनसे हम ये मोशन की एसोसिएटेड टर्म्स कैलकुलेट कर सकें, इन इक्वेशंस को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते होते हैं। These equations can be utilized for any motion। अब ये जो equations हम डिराइव करने जा रहे हैं ये हर तरह की मोशन के लिए यूटिलाइज्ड होती हैं, ये हर तरह की मोशन के लिए यूज़ होती हैं। That can be described as being either a constant velocity motion, यानी कि हो सकता है कि जो मोशन हो वो constant velocity के साथ हो रही हो, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एन एक्सलरेशन ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यानी कि इस तरह की मोशन के जिसमें एक्सलरेशन 0 हो। अब अगर एक्सलरेशन 0 होगा तो इससे मुराद है कि वेलोसिटी क्या है, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ मोशन है आर अ कांस्टेंट एक्सलरेशन मोशन, यानी कि अब बॉडी कांस्टेंट एक्सलरेशन के साथ ट्रेवल करे। दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सलरेशंस आर इक्वल, यानी कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सलरेशन दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो दो तरह की मोशन की बात की हमने। फर्स्ट वन बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, a body moving with constant velocity, in this case the acceleration will be 0 because change in velocity is 0. Second one constant acceleration motion, that means instantaneous and average acceleration should be same in this case। तो दोनों तरह के केसेस हो सकते हैं और इन दोनों तरह में से कोई भी केस हो उसके लिए हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। They can never be used over any time period during which the acceleration is changing। अब हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को उस टाइम पीरियड के लिए नहीं यूज़ कर सकते कि जिसमें एक्सलरेशन में चेंज आ रहा हो, यानी कि इस तरह का टाइम पीरियड जिसमें एक्सलरेशन चेंज हो रहा हो, उस टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम के लिए हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ नहीं कर सकते। या आप सिंपली कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशंस कब जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, तब यूटिलाइज होंगी जब एक्सलरेशन यूनिफॉर्म होगा, जब एक्सलरेशन कांस्टेंट हो, तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो सकती हैं। Graphical method will be used to prove the equation of motion for uniformly accelerated motion। हमने ग्राफिकल मेथड को, ग्राफिकल वे को यूज़ करना इन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, उनकी इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन याद रहे कि किस तरह की मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सलरेशन क्या रहेगा, एक्सलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, एक्सलरेशन में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। तो हम यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन के लिए इन इक्वेशन को डिराइव करेंगे और जब आप लोगों ने इन इक्वेशन को यूज़ करना है तो तब भी माइंड में रखना है कि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन के लिए यूज़ हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म के लिए यूज़ नहीं हो सकती। जैसा कि हमने ऊपर बात की है कि आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के लिए इनको यूज़ नहीं कर सकते। वी यूज़ द डेफिनेशंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हमने क्या क्या इसमें जो है वो स्टडी करना है और क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ करनी है। वी यूज़ द डेफिनेशंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन
टू डिराइव अ सेट ऑफ इक्वेशन। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने जो है वो डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी की यूज़ करनी है, एक्सलरेशन की हमने डेफिनेशन यूज़ करनी है, और एक इक्वेशन का सेट डिराइव करना है। एक इक्वेशन के सेट हमने कैलकुलेट करने हैं कि जो किन किन चीज़ों को रिलेट करते हैं। आपके पास x को रिलेट कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, उसको रिलेट करते हैं। a एक्सलरेशन को, v वेलोसिटी को, t टाइम को, व्हेन a इज कांस्टेंट। लेकिन कब ये डेरिवेशन होगी? जब a कांस्टेंट होगा। allowing us to determine any one of these variables, और हम इन वेरिएबल में से कोई भी वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं if we know the others, अगर हमें बाकी तमाम वेरिएबल्स मालूम हो, और जो मालूम नहीं होगा हम उसको कैलकुलेट कर सकेंगे इन इक्वेशंस की मदद से। we can then solve many interesting problems, और इन ही इक्वेशन की मदद से हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, उनको सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि ये बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है काइनेमेटिक्स में। इन दिस डिस्कशन अब हम अगर डिराइव करने जाएंगे तो हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो इस डेरिवेशन में हमने सपोज करनी है, और क्या क्या चीज़ें हमें सपोज करनी पड़ेंगी। इन दिस डिस्कशन वी चूज द इनिशियल टाइम टू बी ज़ीरो, t इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हमने ये डेरिवेशन करनी है तो इनिशियल टाइम मीन्स व्हेन टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड फाइनल टाइम t इज इक्वल टू t। दैट मीन्स के इनिशियल टाइम यहाँ पर ti लिख देते हैं, तो ti मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। फाइनल टाइम मीन्स tf इज इक्वल टू t, यानी कि आपका जो फाइनल टाइम होगा वो कोई भी टाइम हो सकता है। जैसे अगर आप इनिशियल टाइम से स्टार्ट करते हैं और आप किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं फॉर टाइम 5 सेकेंड्स, दैट मीन्स इनिशियल टाइम विल बी ज़ीरो, फाइनल टाइम विल बी 5 सेकेंड्स। तो फाइनल टाइम हमारा 5 सेकेंड्स होगा। सच दैट किस तरह के डेल्टा t, इस टाइम में जो चेंज है उसको डेल्टा t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट विल बी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल में से इनिशियल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, जो कि आपको मालूम है फाइनल टाइम वी हैव ऑलरेडी सपोज दैट विल बी इक्वल टू t, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ tf एंड ti, दैट विल बिकम t माइनस ज़ीरो, बिकॉज tf इज इक्वल टू t एंड ti इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट्स व्हाई दिस इज t माइनस ज़ीरो शुड बी इक्वल टू t। तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन टाइम t इज इक्वल टू t, यानी कि आपके पास जो चेंज इन टाइम हुआ करेगा इस केस में, दैट मस्ट बी इक्वल टू योर फाइनल टाइम t। ऑल्सो वी चूज इनिशियल पोजीशन, हमें इनिशियल पोजीशन को भी चूज करना पड़ेगा टू बी ज़ीरो, दैट मीन्स एस आई इज इक्वल टू ज़ीरो। इनिशियल पोजीशन मीन द बॉडी फ्रॉम वेयर द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, वो पोजीशन जहां से बॉडी मूव करने को स्टार्ट करती है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पोजीशन। एंड फाइनल पोजीशन विल बी एस एफ इज इक्वल टू एस, द पोजीशन वेयर द बॉडी स्टॉप्स, वेयर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम ज़ीरो, दैट इज कॉल्ड that is called its final position. So SF is equal to S. SF को final position को स्टूडेंट हमने S कंसीडर करना है, इनिशियल को हमने ज़ीरो कंसीडर करना है। इसी तरह से जैसे ऊपर हमने चेंज इन टाइम को डिस्कस किया है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा S, and this will be defined in the similar fashion SF minus SI, and here SF is equal to S, SI is equal to 0, that will be S minus 0 is equal to S. So you have to keep in mind that change in displacement, or sorry, change in position or the displacement in this case should be equal to S, or your final position के equal हुआ करेगी displacement। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स हमने सपोजिशन करनी है, द ऑब्जेक्ट हैज़ इनिशियल वेलोसिटी vi एट पॉइंट A। हमने देखना है कि आपके पास जो पोजीशन A होगी, जो कि हमने ग्राफ नीचे बनाया हुआ है, फिगर नीचे बनी हुई है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और उसमें हमने क्या देखना है, द ऑब्जेक्ट हैज़ इनिशियल वेलोसिटी vi एट पॉइंट A, यानी कि पॉइंट A के ऊपर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v
आई। ये पॉइंट आप लोगों को नीचे थोड़ा सा दिख रहा होगा। यहाँ पर आपके पास जो है बॉडी यहाँ से स्टार्ट लेता है और इस तरह इसकी ये कर्व है, ये मोशन कर रहा है और ये इसकी हमने लोकस ये लोकस बनाया हुआ है इसको, और बी उसका एंडिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट पॉइंट ए विच चेंज यूनिफॉर्मली टू पॉइंट बी एज वी एफ, और ये कब चेंज होगा, वी एफ तक जब ये जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और बी के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वी एफ. In the plot, OA is equal to DC represents the initial velocity VI and DB represents final velocity VF. Here time t is represented by OD is equal to AC is equal to T. The slope of line AB is equal to CB over AC. हम ज़रा पिक्चर को ऊपर करके डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी. अब देखें स्टूडेंट्स के यहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है. अब ज़रा फिगर को देखें तो आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा. बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और बी पर आकर वो उसकी मोशन ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है. आफ्टर चेंजिंग इन इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी. तो आपके पास O से A तक जो इसकी वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी, उसको VI से कंसीडर करेंगे. और फिर यहाँ से यानी कि x एक्सिस से आपके पास जो B पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी होगी आफ्टर चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय VF, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी. ये फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी. और फिर O से D तक आपके पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और A से C तक भी, चूंकि अगर आप देखें तो O A C D ये आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है और रेक्टेंगल में कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती है. अगर ये हमने T कंसीडर किया है तो ये भी ऑब्वियस बात है T हुआ करेगा. अगर ये VI कंसीडर किया है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, VI होगी हमारे पास. और अब ये जो सिचुएशन है हमारे पास ये क्या कहलाती है, इसको CB से हमने रिप्रेजेंट किया है और इसको हमने AT कहा हुआ है. अब ये कैसे कैलकुलेट होगा कि BC आपके पास या CB जो है वो AT है और वो हम स्लोप से कैलकुलेट करते हैं. स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप क्या होगी, स्लोप की वैल्यू गिवन है CB यानी कि CB ओवर AC. अब अगर आप देखें तो आपने ये जो आपके पास कर्व थी, जो मोशन की कर्व थी A से B तक, हमने इसमें क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AC है और ये वर्टिकल डिस्टेंस CB है. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, राइज ओवर रन या वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो हमने क्या किया है, CB ओवर AC कर दिया इसको, तो ये स्लोप आ गई इसकी. और ये स्लोप बेसिकली किसके इक्वल है, वो हमारे पास द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन A. तो जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो बेसिकली स्लोप एक्सेलरेशन होती है. तो इसका मतलब आपके पास AC जो है वो T के इक्वल है और BC हमने कैलकुलेट करना है और स्लोप A के इक्वल है हमारे पास. तो अब इसमें वैल्यूज लगाएंगे, वैल्यू लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो अब वैल्यूज लगाने के बाद ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, स्लोप की जगह पर A और CB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. AC की जगह पर T, तो CB ओवर T A इज इक्वल टू CB ओवर T. और CB को इधर ही रहने दें, T को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें तो CB इज इक्वल टू AT. तो इस तरह ये जो CB है या BC कह लें इसको, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, AT वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई. तो इस ग्राफ में हमने सारी चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन कर दी हैं और सारा सिनेरियो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया. यही ग्राफ जो है वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए यूज़ करेंगे और यही टर्मिनोलॉजीज जो है उसमें यूज़ होगी. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक लेक्चर इक्वेशन ऑफ मोशंस का समझ आ गया होगा और आप लोगों को इसकी अजम्पशंस भी अच्छे से मेमोराइज हो गई होंगी. तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा. हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.